हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य पढ़ेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखभाल में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। पुरोहितों मीन्स यज्ञ करवाने वाला या पूजा करवाने वाला। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित क्षुद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ क्या कौन कौन से वर्ग शामिल थे। वर्ण, उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये है ना। जनपद, महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। सरसों इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, अगर परीक्षा में दिया जाएगा तो यहाँ पर
फंस सकते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंचे दीवारें बनाई गई थी। अंग बिहार में है, जिसकी राजधानी चंपा। राजगिरी मगध की राजधानी। कौशाम्बी हो गया, वत्स कौशाम्बी। कौशल की राजधानी पहला था फर्स्ट अयोध्या। सेकेंड राजधानी श्रावस्ती। अवंती का उज्जैन। अब कौन सा बच गया? हस्तिनापुर, कुरु हस्तिनापुर। पांचाल की 2 राजधानियां थी। पांचाल नॉर्थ साइड अहिच्छित्र और पांचाल साउथ में कामपिल्य। और कौन बचा? और तो नहीं बचा। ये इम्पोर्टेंट है, ये तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश में। ओके, और सब ठीक है। ऐसा लगता है कि लोगों के अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों के लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम लोग अध्याय 8 में पढ़ेंगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर। फसलों पर लगाए गए कर 1/6 था। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर ये था जैसे बुनकरों
जैसे बुनकर, बुनकरों, सोनार, सोनार हो गया, लोहार हो गया, ये हो गया कारीगर। इसमें ये था कि मतलब राजा के घरों में मतलब एक महीने में एक दिन, एक महीने में एक दिन का काम करना पड़ता था। पशुपालक को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध। मानचित्र 4 मगध ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो कि आज पटना, को राजधानी बनाया था। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राजाओं को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? आप लोग ढूंढिएगा। वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध की एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार में थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। ये विश्व का पहला। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कौन कौन नहीं ले सकता था? स्त्रियां, दास और कम्मकार, ये हिस्सा नहीं ले सकते थे। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं।
इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करे रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, गांवों तथा शहरों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में हम लोग कक्षा अध्याय 9 में पढ़ेंगे। आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सही और गलत का चुनाव हम लोग करेंगे। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये तो सही है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करते थे। ये बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा पुरोहित, ये हो गया पुरोहित, पुरोहितों द्वारा पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। महल नहीं मिला है, महल थोड़ी मिला है, ये झोपड़ी मिला है ना, झोपड़ी, वो भी लकड़ी का। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। अनाज नहीं रखा जाता था। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। ये तो सही है। ये है तुम्हारा आखेटक हो गया, इसमें व्यापार, कृषक हो गया, इसमें व्यापारी हो गया, इसमें शिल्पकार, इसमें पशुपालक, इसमें ये सिर्फ सजाना था। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये हो गया तुम्हारा स्त्रियां, दास और कम्मकार। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। नए शासक लगभग 3000 साल पहले। नए शासक भी, और लोहे का इस्तेमाल भी हुआ है। लोहे का इस्तेमाल ये 3000 साल पहले, ये बीपीएससी 68 में पूछा गया है। सिकंदर का महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आगमन दीघ निकाय का लेखन में लगभग 2300 साल पहले। गण या संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले। इसको जीता किसने? ये तुम्हारा विजय प्राप्त किया था ना, विजय प्राप्त किया था किसने? गुप्त शासकों द्वारा, क्योंकि सभी ने इसको जीतना चाहता था लेकिन नहीं जीत पाया था। गुप्त शासकों के द्वारा जीत लिया गया था। कैसा लगा ये चैप्टर? आप लोग बताइएगा ज़रूर। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे वो लोग भी इन एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। जहाँ तक मैंने कोशिश किया अच्छे से समझाने का, समझाया। अगर आप लोग को कुछ बताना है तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे चल कर के अगर क्लास 6 का टोटल ख़त्म होता है तो मैं सोचा हूँ कि हर एक चैप्टर वाइज
शॉर्टेस्ट पॉइंट्स को लेकर के हम फिर से हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय श्री राम।